डियर स्टूडेंट्स, 12वीं कक्षा की फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले तीसरे लेक्चर में हमने कूलाम के नियम का अध्ययन कर लिया था। कूलाम के नियम के अध्ययन के साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे विद्युतशीलता, पराविद्युतांक वगैरह के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और फिर हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करना सीखा। और आज के लेक्चर में हम कूलाम के नियम पर आधारित जो हमारे एनसीईआरटी बुक में संख्यात्मक प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि कूलाम के नियम पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने से पहले कूलाम के नियम से जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ था उसे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस फार्मूले के अनुसार जो है, यदि हमारे पास दो बिंदु आवेश है और दोनों स्थिर अवस्था में हैं, पहला आवेश Q1 मानते हैं, दूसरा आवेश Q2 मानते हैं और इनके बीच की दूरी मान लिया कि R है, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उस बल का जो परिणाम है वो कूलाम के नियम के अनुसार किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक। और ये तब है जब ये दोनों आवेश जो है हवा में या निर्वात में रखे हुए हो। अगर इनके बीच में कोई माध्यम आ जाता है तो F किसके बराबर होगा? 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। ठीक। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? जो बीच में माध्यम है उसकी विद्युतशीलता है। और इस फार्मूले को आप सीधा एप्सिलॉन भी लिख सकते हो या फिर एप्सिलॉन नोट करके यहाँ पर उस माध्यम का पराविद्युतांक भी लिख सकते हैं। ठीक। यहाँ पर आप कैपिटल K भी लिख सकते हैं या फिर एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है। तो इस फार्मूले पर आधारित भी हम प्रश्न करेंगे और इस पर भी, ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली, मतलब मेन फार्मूला हमारा यही है। इसके अलावा जो है कूलाम के नियम का हमने सदिशी निरूपण जब हमने किया तो Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगता है उसको हमने नाम दे दिया F21। Q2 पर 1 के कारण जो बल है वो F21 है। और यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है इसको भी हमने Q2 की तरफ जो वेक्टर है उसको 21 नाम दे दिया। ठीक है। Q2 की तरफ 1 से जो बीच की दूरी है उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो कुछ ऐसे लिख दिया। और इस दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हम 21 कैप का नाम देंगे। ठीक। तो वेक्टर फॉर्म में यही फार्मूला क्या हो जाएगा? F21। Q2 पर 1 के कारण जो बल लगता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यानी यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिणाम लेना है सिर्फ आपने। वेक्टर है R21 वेक्टर और उसका परिणाम और उसका स्क्वायर। ठीक। अब ये आपको पता है कि कोई भी वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर होता है? उस वेक्टर का परिणाम, उस सदिश का परिणाम और उसकी दिशा में एकांक सदिश। ठीक। तो अब देखिए ये बल सदिश हम लिख रहे हैं, फोर्स वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये फोर्स वेक्टर का यहाँ पर परिणाम हो गया। अब सदिश क्या होगा इस दिशा में? R21। ठीक। अब इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो? F12 वेक्टर लिख सकते हो कि Q1 पर Q2 की वजह से जो बल लग रहा है। इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, जहाँ पर 2 है उसको 1, 1 है उसको 2 में कन्वर्ट करके सिंपली ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई R21 की जगह 12 कर दीजिए, ठीक, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी R21 की जगह 12 कैप, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि कुछ एक बुक्स में जो है ये इस डायरेक्शन में जो है इसको 2 1 मानते हैं, ठीक, और कई बुक्स वाले इसको 1 2 भी मान लेते हैं। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी चीज़ आप इसको मान रहे हो ना वो यहाँ पर बस लिख के दिखा दो, ठीक। अब इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और डिस्कस हमने करनी है कि यदि ये दोनों आवेश जो है वो समान आवेश है तो इस तरह से ये बल लगेंगे, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विपरीत अगर आवेश है यानी एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है तो ये बल जो है इस तरह से कुछ ऐसे लगेंगे कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब आकर्षण होता है ना तब देखिए कि बल की और ये जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है इन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे से विपरीत हो जाएगी। तो आकर्षण के केस में आपने यहाँ पर माइनस का साइन और लगा देना बस, ठीक है। कि प्रतिकर्षण में तो क्या होगा, जैसे इस तरह से यहाँ पर ये एकांक सदिश है और ये जो बल लग रहा है सेम दिशा में है, ठीक। और जब आकर्षण होता है तो ये देखिए दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ जाते हैं। विपरीत दिशा में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने माइनस का साइन और इंसर्ट कर देना है, बाकी इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन फार्मूला और जो डेरिवेशन हम करते हैं उसमें इतना लिखना सफिशिएंट है, ये न्यूमेरिकल्स में आपने ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। अब आइए एक सिंपल से न्यूमेरिकल से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहला आवेश है वो कितना है, 2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम है, और जो दूसरा आवेश है उसको मैं Q2 का नाम दे देता हूँ, वो है 3 गुणा में 10⁻⁷ कूलाम, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। और उनके बीच कितना बल है, उनके बीच का बल आपको बताना है कितना है। अब देखिए कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हम कोशिश ये करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते समय जितनी भी टर्म्स आपको दे रखी है वो सभी जो है असाई सिस्टम में बन जाए, ठीक है, वो असाई पद्धति में वो उसकी इकाइयाँ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोनों आवेश कूलाम में है, कूलाम असाई में है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 को हम 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, ओके। अब देखिए कि सारी जो टर्म्स आपको दे रखी है वो असाई सिस्टम में हो गई है। अब अगर आप फार्मूला लगाते हो तो कोई गलती नहीं होगी। अब आपको ये पता है कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि बल जो है वो किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए क्योंकि ये जो छोटे जो आवेश है कहाँ रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं, तो यहाँ ε0 ही लगाएंगे। तो 1/4πε0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ होती है गुणा में। अब Q1 कितना है, 2 गुणा 10⁻⁷, और Q2 कितना है, 3 गुणा 10⁻⁷, ठीक। डिवाइड बाई r², r कितना है 0.3, तो 0.3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जो सिंपल संख्याएं हैं उसको मैं एक तरफ लिख लेता हूँ सोल्व करने के लिए, ठीक है, और 10 की पावर का हिसाब किताब मैं अलग कर लूँगा यहाँ पर। तो ये 0.3 गुणा 0.3 0.009 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि
9 गुणा 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि 3/10 है ये। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9/100 हो जाएगा। ठीक, 100 को बटे में 100 है तो उसको 10 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं। और बाकी पावर्स का हिसाब आप अलग कर लेंगे। 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 7 गुणा 10 की पावर माइनस 7। और आप चाहो तो ये 10 की पावर माइनस 2 भी एक बार अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। 10 की पावर माइनस 2, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखो, लेकिन थोड़ा सा आसानी के लिए। अब 9 से 9 कट गया, अब 2 तिये 6 और 7 और 7 14, 14 तो माइनस की पावर हो गई, तो ये माइनस का 2 ऊपर आएगा तो 11, प्लस की 11 है, माइनस की 14 है, तो माइनस के बच के 3, 10 की पावर माइनस 3। और देखिए सारा हिसाब किताब हम एसआई सिस्टम में कर रहे हैं तो बल भी एसआई सिस्टम में ही आएगा, यानी इतना न्यूटन जो है इसके बीच में बल होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये हम एनसीईआरटी अभ्यास के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक आवेश दे रखा है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश। कहता है कि 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि मेन क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पर आपको जो पहला आवेश दे दिया वो कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम। अब ये हो गया 0.4 माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 और कुलाम। ठीक, और दूसरा आवेश जो आपको दे दिया 0.8 माइक्रोकुलाम, तो ये हो गया 0.8 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। और अब यहाँ पर आपको बल दे दिया कितना 0.2 न्यूटन। ठीक, और अब आपसे क्या पूछ लिया, बीच की दूरी पूछ ली। ठीक, पहले वाले में आपको Q1 Q2 और R दे करके F पूछ लिया था, इस बार आपको ये 3 चीज़ें दे करके R पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको कूलाम का नियम तो पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ देखिए R स्क्वायर इधर ले आइए आप, R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ये F इधर आ जाएगा, R स्क्वायर इधर चला गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ और Q1 की कीमत है 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस 6। Q2 का मतलब 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और बटे में F कितना है 0.2। ठीक, अब देखिए कि सोल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा कि यहाँ पर R स्क्वायर जो क्या आ जाएगा कि 9 × 0.4 × 0.8 डिवाइड बाई 0.2 और इधर 10 की पावर्स को अलग लिख लेते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट है, इधर पॉइंट बाई 10 ये कट जाएगा, ये 2 जा पूरा चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 8 144 और 14.4 आ गया। और ये 10 की पावर जो है ये 9 और ये है 12, माइनस की 12 प्लस की 9 है, तो ये 10 की पावर
12 में से 9 गए 3, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, और मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर ये 144 गुणा में इसको 10 की पावर माइनस 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, कि यहाँ पर मैंने 10 से गुणा या 10 से भाग करके तो 10 की पावर माइनस 4 बना दिया है। अब ये आर स्क्वेयर बराबर आ रहा है, तो आर बराबर क्या होगा, 144 गुणा में 10 की पावर माइनस 4 का वर्गमूल आ जाएगा। अब 144 का वर्गमूल आपको पता है 12 होता है, और पावर माइनस 4 है तो इसका वर्गमूल -2 हो जाएगा। ठीक, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा में 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। क्लियर, या फिर आप इसको 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब देखिए कि आगे सेकंड पार्ट में पूछता है कि दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगता है। क्या पूछा है, दूसरे पर पहले के कारण। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि पहले पर दूसरे के कारण जो बल लगता है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। अब कूलाम का नियम ये कहता है कि दोनों जो गोले हैं या दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत बल लगाते हैं। ठीक है, तो जितना बल पहला दूसरे पर लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल भी कितना आ जाएगा, 0.2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कि बी पार्ट का आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि दो आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत बल लगाते हैं, इसलिए दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल बराबर पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण बल, जो किसके बराबर है, 0.2 न्यूटन के बराबर है। इसको अलग से आपको कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास एनसीईआरटी अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन GME/MN विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या बनता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये MN की बजाय MP कर लीजिए। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक प्रोटॉन दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों पर आवेश क्या होता है, समान ही होता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, R है। ठीक, तो इनके बीच का जो स्थिर विद्युत बल जो होगा वो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, सम कांस्टेंट, ये 1/4πε0 लिखते हैं वो वाला कांस्टेंट है, गुणा में Q1 यानी E, Q2 फिर से E/R²। ठीक, तो यहाँ से आप K की विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। K किसके बराबर होगा, F गुणा में R²/E²। तो F का जो मात्रक है वो न्यूटन है, R का जो है वो मीटर है, तो R² तो मीटर स्क्वेयर, और E क्या है, आवेश है, आवेश का कूलाम होता है। ठीक है, तो आवेश का स्क्वायर है तो कूलाम का स्क्वायर। तो इस तरह से हम के मात्रक जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह से कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो है ME है और प्रोटॉन का मास जो है वो MP है, इनके बीच की दूरी हम वही रखते हैं R। ठीक है, तो इनके बीच का जो गुरुत्वीय बल है F, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, यहाँ पर ये गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल जो है वो किसके बराबर होता है, G(m1m2/r²) यानी ME(mp/r²). तो यहाँ से आप
जी के जो मात्रक है या इनकी इकाइयाँ हैं वो ज्ञात कर सकते हो। यानी यहाँ पर एफ जी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन एम ई इंटू एम पी। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, आर मीटर स्क्वेयर बाई में द्रव्यमान जो है उसका किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान 2 बार है तो किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है के का मात्रक भी आ गया और जी का मात्रक भी आ गया, बाकी हमें पता ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हमें सिद्ध करना कि विमाहीन है। अगर इसको मात्रकहीन सिद्ध कर देंगे तो विमाहीन तो ऑटोमेटिक हो गया ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास है के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई एम पी, ये वाली चीज़ है हमारे पास। तो के मात्रक देखिए न्यूटन मीटर स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय क्या है कूलम्ब स्क्वेयर, और ई का मात्रक क्या है कूलम्ब। ठीक, तो ये कूलम्ब का स्क्वायर हो गया। और अब जी के मात्रक देखिए यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर है तो वो किलोग्राम स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ। और साथ में बची हमारे पास एम ई एम पी, ये भी किलोग्राम का स्क्वायर। तब देखिए कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो इसका मतलब ये मात्रकहीन है, इसलिए विमाहीन है, ये विमाहीन राशि है। अब ये कहता है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर के ई जी एम ई और एम पी इन सभी के मान रख करके इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो एक बार वैल्यू मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इसमें अगला पार्ट देखिए कि यह अनुपात क्या बताता है हमें। तो इस अनुपात से आपको क्या जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी ज्ञात करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ कि के ई स्क्वेयर और वटे में हमारे पास क्या है जी एम ई एम पी, ये चीज़ है। इसको भी मैं आर स्क्वेयर से डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी मैं आर स्क्वेयर से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब देखिए कि के ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, के ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर ये क्या है सेथुर विद्युत बल है, और जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वेयर, जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वेयर ये क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच का जो सेथुर विद्युत बल है और उतनी दूरी पर रखे गए जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, उन दोनों का अनुपात को जो है ये राशि रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर नोट्स में इसमें ये चीज़ बता देता हूँ कि जो हमने पढ़ा था के ई स्क्वेयर बाई जी एम ई एम पी, इसके जैसे इस तरह से आपने मात्रक लिखने हैं, वो मेरा समझाने का तरीका था। जैसे मैंने इसको पर कूलम्ब स्क्वायर पर नीचे लिख के फटाफट काट के आपको दिखा दिया था, आपको रिटर्न में कुछ ऐसा करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको मात्रकहीन राशि बताते हुए इसको हम विमाहीन राशि कह देंगे। अब जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट जैसे एक बार के लिए स्किप कर दिया तो वो बताता हूँ। कहता है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ गुलाम, और के आपको पता है 1/4πε0, हम वैल्यूज रखते ही आ रहे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जी गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसकी वैल्यू भी 9.1 गुणा में 10⁻31 kg मैंने यहाँ लिख दी है।
और मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये 1.66, यहाँ पर दशमलव आएगा, ये लिख लेना एक बार। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट करके लिख दिया है। 1.66 गुणा 10⁻⁻23 kg। अब देखिए कि ये सारी वैल्यूज़ आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर लिखनी है। इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू लिख करके जब हम सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर मैंने k² g m e और m p सभी वैल्यूज़ रख दी हैं। फिर जैसे पहले हम सोल्व करते हैं ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के पश्चात ये आएगा 2.287 गुणा 10⁻39। ठीक, और ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। क्लियर? तो देखिए कि इस न्यूमेरिकल से आपको एक और नॉलेज प्राप्त होता है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों का जो अनुपात है वो देखिए कितना निकला। एफ और एफ जी का जो अनुपात है वो कितना निकला, 2.287 गुणा में 10⁻39 निकला। इसका मतलब F बराबर 2.287 गुणा में 10⁻39 FG, यानी जो क्षेत्र विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुणा स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल से जो क्षेत्र विद्युत बल जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रोंग है। अब देखिए कि इसी टाइप का एक उदाहरण हमारे NCERT बुक में दिया है। पहले हमने अभ्यास के क्वेश्चन किए थे, अब उदाहरण बता रहा हूँ कि ये मैं डायरेक्ट आपको नोट्स में से बता देता हूँ, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे पूरी तरह से। तो यहाँ पर कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। यानी आपको यहाँ पर R दे दिया कितना, 5.3 गुणा में 10⁻⁻11 मीटर। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल परिकलित का परिकलन कीजिए, यानी F आपको ज्ञात करना है क्या होगा। तो अब आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरा क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो आपको पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है 10⁻⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन पर इतना नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू में क्या करते हैं, बल का परिणाम निकालते हैं, इसलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। लास्ट में लिख देंगे कि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो इनके बीच का जो ये बल है ये आकर्षण बल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर वही कूलाम के नियम का सूत्र लगाएंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। ठीक है, विद्युत आकर्षण बल के बराबर है। तो 9 गुणा 10⁹ ये वैल्यू होगी 1/4πε0 की। बाकी आप रख करके इसको सोल्व करोगे तो विद्युत बल कितना आएगा, 8.2 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन आ जाएगा। अब आगे कहता है कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना कीजिए। अब गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई में R यही लेंगे हम। ठीक है, अब G की वैल्यू जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताई थी। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता दी, मास ऑफ प्रोटॉन की बता दी, सारी वैल्यूज़ रख करके R की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, हम क्या कर सकते हैं, FG ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स में आपको पहले से करके दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है FG फाइंड आउट कर सकते हैं, और FG की जो वैल्यू आई और FE की आई, इन दोनों को आपने क्या करना है, ये FG की वैल्यू आ गई और FE की पहले आपने कैलकुलेट की थी। अब कहता है कि इनकी तुलना जब करनी होती है ना, तो हम एक दूसरे से ऐसे भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद देखिए 2.27 गुणा 10⁻39 आया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसके अलावा हमारे 4 न्यूमेरिकल्स और बच गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और उसमें भी छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट आएंगे बीच में जिनको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो इन्हें हम अगले लेक्चर में करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।